Hello everyone, welcome to EdUindia classes. Today we are starting online classes for CA Intermediate. I am Hari Singh. I will be taking paper 5, that is for advanced accounting, and the topic which I am going to start is partnership accounting, advanced issue of partnership accounting. Partnership accounting जो कि आपका चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये पेपर 5 ग्रुप 2। यहाँ पर हम पेपर 5 ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग में पार्टनरशिप अकाउंटिंग के रूप में हम डिस्कस करना है आज हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाए, एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाए। ग्रुप 1 में आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अदर इश्यूज जैसे बेसिक्स, इंट्रोडक्शन अबाउट पार्टनरशिप, देन एडमिशन, देन रिटायरमेंट, देन डेथ और सारी जो इश्यूज है वो वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एडवांस अकाउंटिंग में जो मेजर 2 इश्यूज बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कि फर्म अगर डिसॉल्व होगी तो किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, वो कौन सी सिचुएशन है जब फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। थोड़ी सी हम थ्योरेटिकल बेसिक बातें करेंगे और बाद में फिर हम न्यूमेरिकल बातें करेंगे। तो डिसोल्यूशन 3 केसेस में डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का, या हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की सिचुएशन बन सकती हैं व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो हम अकाउंटिंग सीखेंगे वो 3 तरीके की अकाउंटिंग बन सकती है जब सारे पार्टनर क्या हैं, सॉल्वेंट है, when one or more partners are insolvent, कोई एक पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, और when all partners are insolvent। ये 3 सिचुएशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है डिसोल्यूशन के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे, जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की, ये है हमारा सिलेबस, तो डिसोल्यूशन किस वजह से हो सकता है, वहां पर भी 3 सिचुएशन बन रही है डिसोल्यूशन के लिए। The expiry of term or the completion of venture। कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप में एक पीरियड डिफाइन होता है कि पार्टनरशिप इतने पीरियड के लिए होगी, या एक कोई हमने वेंचर ले रखा है पार्टनरशिप के रूप में, एक वेंचर को हम कर रहे हैं। तो as soon as the venture is over और the period is over, पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी, फर्म को हमें क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। एक छोटी सी बात और समझिए कि अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो जाती है, जो कि हमने अपने ग्रुप 1 में पढ़े हुए हैं, तो उसके केस में जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप रिलेशनशिप, वो डिसॉल्व हो जाती है, जैसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब वहां पर क्या था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते थे, मान लीजिए एडमिशन हुआ तो जो अब नए पार्टनर हो गए, या रिटायरमेंट या डेथ हो गई, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते थे वो फर्म को कंटिन्यू करते थे, फर्म डिसॉल्व नहीं होती थी, उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता था, जिसे हम कहते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप तो खत्म हो ही रहा है, साथ ही साथ में जो बिजनेस है, बिजनेस को भी हम बंद कर दे रहे हैं, फर्म भी हमारी डिसॉल्व हो जा रही है। तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग की हमें बात करनी है। तो 3 सिचुएशन है जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी, कह रहे हैं द एक्सपायरी ऑफ टर्म और कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। जो पार्टनरशिप का टर्म था कि 5 ईयर पार्टनरशिप चलेगी, 10 ईयर्स के लिए चलेगी, जो भी टर्म था वो टर्म खत्म हो जाता है। या अगर कोई वेंचर हमने लिया हुआ था, ज्वाइंट वेंचर की तरह हमने कोई पार्टनरशिप, 2 फर्म मिलके या कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप बना के अगर किसी वेंचर को कर रहे थे, तो अगर वो वेंचर ओवर हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप कह रहे हैं हम रिलेशन को, और फर्म वो क्या है, बिजनेस। तो हम यहाँ पर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है, तो रिलेशन डिसॉल्व होता है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, फर्म को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, डेथ ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की डेथ हो जाती है। सर अभी आपने कहा था कि अगर पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। बेटा मान लीजिए 2 ही पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई नया एडमिशन नहीं होता है, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई
पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई, रिलेशनशिप भी खत्म हो गया और साथ ही साथ में बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई दो लोग हैं ही नहीं, पार्टनर ही नहीं है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। बट अगर हम मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर थे और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो रिलेशनशिप तो खत्म हो गया, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, अगर वो रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं हुआ, फिर ये अकाउंटिंग नहीं। सेम तीसरा केस है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। कोई एक पार्टनर है जो क्या हो गया बेटा? इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी पार्टनर सॉल्वेंट है, तो बाकी के पार्टनर क्या कर सकते हैं कि बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो उस केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। देखिए बात नीचे लिखी हुई है, इफ रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू द बिजनेस देन फर्म विल कंटिन्यू। फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। मान लीजिए रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके केस में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, अगर वो दो एटलीस्ट ऑब्वियस है, दो या दो से ज्यादा है रिमेनिंग वाले, तो वो अगर फर्म को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा तो इस अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे। अब हम मान के चल रहे हैं कि डिसोल्यूशन होता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब डिसोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं और उन सर्कमस्टांसेस में डिसोल्यूशन हो जाएगा। कह रहे हैं हेंस द फर्म में डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस? पार्टनर्स एग्री दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व। सारे पार्टनर ने डिसाइड कर लिया नहीं यार अब हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो हम बिजनेस बंद कर देंगे, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। या तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए या एक बचा है, बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए, तो अकेला पार्टनर बचा हुआ है, अब तो फर्म रहेगी नहीं, बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए। देखिए अगर 3 पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हुआ, अभी 2 बचे हुए, तो फर्म कंटिन्यू कर सकती है अगर वो दोनों चाहें। लेकिन अगर 3 पार्टनर थे और 2 इंसॉल्वेंट हो गए, तो फिर फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, फर्म को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, बिजनेस बिकम इलीगल। कई बार क्या होता है, जब आपने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की तब जो आप बिजनेस कर रहे थे वो लीगल था, लेकिन गवर्नमेंट के रूल चेंज हुए और उसके हिसाब से आपका बिजनेस इलीगल हो जाता है। अब आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ी है कि जब चाहे आप निकल सकते हैं, इस पार्टनरशिप से खत्म कर सकते हैं। अब पार्टनर गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, तो जो पार्टनर है वो डिसोल्यूशन का नोटिस लेके कभी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बाय कोर्ट ऑर्डर। कुछ सिचुएशन है जिन सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर करती है कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। इस पार्ट को आप रीड करिए, रीड फ्रॉम मॉड्यूल ICAI के मॉड्यूल से इसको रीड करिएगा। सिंपल सिचुएशन, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म डिसॉल्व होती है, मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्म डिसॉल्व हो रही है, आज उसका बिजनेस बंद हो रहा है, तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो फर्म को बंद करने के लिए अकाउंटिंग करनी है। जब देखिए फर्म स्टार्ट होने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कैपिटल की एंट्री करते हैं, एसेट्स की खरीदने की एंट्री करते हैं और भी ढेरों एंट्री करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे एंट्रीज के माध्यम से बैलेंस शीट बनती चली जाती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस है तो मैं अपने बिजनेस को किस रूप में दिखा सकता हूँ, बैलेंस शीट में। और आज अगर मुझे बिजनेस खत्म करना है, डिसॉल्व करना है फर्म को, तो बेसिकली मुझे बैलेंस शीट को खाली करना है। हम समझेंगे किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे, यहाँ समझेंगे। पार्टनरशिप को अगर हमें डिसॉल्व करना है, फर्म को डिसॉल्व करना है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बैलेंस शीट लेते हैं, ये हमने बैलेंस शीट ली ए में, बैलेंस शीट सॉरी ए लिमिटेड ABC पार्टनरशिप, ABC फर्म, ABC फर्म की हमने बैलेंस शीट ली।
इनके पास मान लीजिए गुडविल है 2 लाख रुपए, प्लांट है 2 लाख, बिल्डिंग है 5, ठीक है, और अदर एसेट्स, अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स है 5, ये टोटल बैलेंस शीट हो गई। कितने की हो गई बेटा? 15 लाख की बैलेंस शीट। और पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इनकी कैपिटल है मान लीजिए 2 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। इस तरीके से 5 लाख रुपए की इनकी कैपिटल, कम, ये एक हमारी बैलेंस शीट थी, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लीजिए लोन है, बैंक लोन है 2 लाख रुपए का, और अदर लायबिलिटी, ठीक है, अदर लायबिलिटी में 560, 8 लाख। ये जब बिजनेस हमने शुरू किया, कैपिटल लेके आए, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, तो उन सब ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट निकल के आया वो इस बैलेंस शीट के रूप में निकल के आया। मतलब मैं कह रहा हूँ आज मेरा बिजनेस रनिंग में है, मतलब ये बैलेंस शीट मेरे बिजनेस की पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसा कि हम देखते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट इसे कहते हैं। और आज मैं कह रहा हूँ कि फर्म को हम डिसॉल्व कर देंगे। बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये बैलेंस शीट को मुझे खत्म कर देना है, ये दिखनी नहीं चाहिए। तो सर दिखनी नहीं चाहिए तो क्या करोगे? सर ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स हैं इनको क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। और ये जो पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स हैं, और ये जो लायबिलिटीज हैं इनका पेमेंट कर दीजिए। अगर आप एसेट्स बेचोगे, ये तो इनकी बुक वैल्यू है, अगर आप एसेट्स बेचोगे तो एसेट्स को बेचने से, मान लीजिए सारे एसेट्स हमने रियलाइज किए हैं, ठीक है, ये कैश को छोड़कर, एक्सेप्ट कैश, इसको छोड़कर मान लीजिए हमने रियलाइज की 14,50,000, ठीक है। तो इस 14,50,000 से सबसे पहले क्या करोगे आप? ये आउटसाइडर का पेमेंट करोगे। ये रियलाइजेशन कम भी हो सकता है, अगर ज्यादा हुआ है तो प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है मेरे पास एसेट जो दिख रहे थे वो कितने के दिख रहे थे? 14 लाख के, लेकिन मेरा रियलाइजेशन कितना हो गया? 14,50,000। तो 50,000 के मेरे एसेट ज्यादा रियलाइज हो गए तो मुझे प्रॉफिट हो गया, यस और नो? तो ये प्रॉफिट होगा तो किसको बिलोंग करेगा? वो किसको बिलोंग करेगा बेटा? पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। तो ये जो 14,50,000 रियलाइज हुआ है, सबसे पहले इससे हम किसका पेमेंट करें? बैंक लोन का। कितना है बैंक लोन? 2 लाख, 2 लाख रुपए बैंक लोन का चलेगा। और इसके बाद माइनस अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी है 8 लाख रुपए की, तो 4,50,000 बचा ये, और प्लस कैश रखा हुआ है हमारे पास 1 लाख का, तो टोटल 5,50,000। ये पैसा बचा है किसके लिए? ये किसको दिया जाएगा? ए बी सी को। अब ये ए बी सी को देखिए किस रूप में दिया जाएगा, समझिएगा, समझना, ये पैसा ए बी सी को दिया जाएगा। किसको देना है? ए बी सी को देना है। किस रूप में देना है? पैसा ए बी सी को देना है। एक तो जाएगा ये कैपिटल का, जो कि उनकी कैपिटल है, कितनी कैपिटल है? 5 लाख रुपए।
कैपिटल के रूप में जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ इनको ही जाएगा, एबीसी को ही जाएगा, वो 50,000 प्रॉफिट के रूप में जाएगा। या सुनो, ऐसा करके बेटा हम इस बैलेंस शीट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बस ये जो मैंने जो प्रैक्टिकल लेके आपको बात समझाई है, इसी बात के लिए हमें अकाउंटिंग कर देनी है और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए होता क्या है कि हम कुछ अकाउंट ओपन करते हैं और उन अकाउंट के माध्यम से बाद में उनको क्लोज करके ये बैलेंस शीट क्या कर देंगे, खत्म करनी। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, ये बैलेंस शीट यहाँ से हमें खाली करनी है। अच्छा एक बात बताइए, एसेट्स जब आते हैं बिजनेस में तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं और वो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में आते हैं, यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाते हैं। भाई अगर आज आप मशीन खरीदो तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट, और 1 लाख रुपए की अगर वो मशीन है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगी। बट आज आपको ये एसेट साइड खाली करनी है, खत्म करनी है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये बात तो कंफर्म है, यहाँ जितने भी एसेट साइड दिख रहे हैं इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे तो ये बैलेंस शीट से खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज को डेबिट करना पड़ेगा, तब ये जाके खत्म होगी। तो ये एसेट्स जो हमें क्रेडिट करना है तो इसका डेबिट कौन सा अकाउंट किया जाएगा, ये हम इन सारी बातों को हम अकाउंटिंग के प्रोसेस में समझेंगे। मतलब मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें ये 3 अकाउंट बनाने होंगे। कौन कौन से? अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अ फर्म। एक हमें बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा सर? बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो हमने फाउंडेशन लेवल पे सीखा हुआ है या इंटरमीडिएट ग्रुप 1 लेवल पे सीखा हुआ है। और तीसरा कैश अकाउंट बनेगा, और चौथी एक बात हो रही है न्यू कंपनी अकाउंट। कई बार क्या होता है कि इस बिजनेस को, ये जो फर्म का बिजनेस था, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी कंपनी को, तो फर्म तो डिसॉल्व हो गई ना, फर्म बंद हो गई, और फर्म को वो जो बिजनेस है वो किसने टेक ओवर कर दिया, कंपनी ने टेक ओवर कर दिया। तो जिस कंपनी ने बिजनेस को टेक ओवर किया होता है, हम कई बार उस कंपनी के अकाउंट भी बना लेते हैं। मेनली हमें ये 3 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब 3 अकाउंट बना के देखिए कैसे वर्किंग होगी, थोड़ा सा समझिए बात को। मैं थोड़ा सा हम बनाएंगे, मेनली हम क्या क्या बनाएंगे, मैं यहाँ पर छोटे छोटे अकाउंट के रूप में ले रहा हूँ। और कैश, ये है मेरा रियलाइजेशन। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कॉलमर फॉर्म में बना हुआ, एक एक पार्टनर के या अलग अलग बनाइए। तो आप सिंपल सी बात देखिएगा, ये जो एसेट्स हैं इंक्लूडिंग गुडविल, ये वाले जो एसेट्स हैं इंक्लूडिंग गुडविल, ये सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन। और एंट्री आप मुझे बताओ, एसेट को क्रेडिट करना है तो रियलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। भाई एसेट को जब आप क्रेडिट करोगे ना, तभी तो ये एसेट यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से हटेंगे बैलेंस शीट से। भाई एसेट को अगर आप डेबिट कर दोगे अपनी बुक्स में, तब तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे, बैलेंस शीट में आ जाएंगे। आज हमें एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस शीट से हटेंगे। तो बेटा इन एसेट्स को हम ट्रांसफर करें कहाँ, रियलाइजेशन। ठीक है, और ये जो कैश है, ये कैश कहाँ जाएगा बेटा, ये ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट। यस और नो? इसका हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। और अब जरा बात करते हैं, ये जो पार्टनर्स की कैपिटल, अच्छा ये जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, ये बेटा बुक वैल्यू पे होगा। किस पे होगा, बुक वैल्यू। हर एक बात को मैं नोट कराऊंगा, डोंट वरी, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। मैं आपको नोट करने का भी समय दूंगा, आप नोट करने के बाद फिर एक एक बात कॉन्सेप्ट को मैं नोटिंग भी कराऊंगा। आप जब एक बार मेरी क्लास ओवर होगी, फिर टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। पहले आपको टाइम लेना है, समझना है थोड़ा सा। पहले ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या प्रोसेस होगा, फिर इसको सिस्टमैटिक नोटिंग कराऊंगा मैं आपको। तो आपने एसेट ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन में, कैश ट्रांसफर करना है कैश अकाउंट में। अब एसेट हमें हटाना है तो एसेट को क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन को डेबिट करना है। अगर इसी बात से आप एंट्री बनाना चाहोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बोले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, या एक एक एसेट को क्रेडिट करना। तो एंट्री आपको रटनी नहीं है, एंट्री इमेज बनानी है और उसके बेसिस पे आपको एंट्री बना लेनी। भाई अगर आप रटोगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, कितने चैप्टर्स की आप एंट्री रटेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये यहां से कहां हटेंगे, इनका बैलेंस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में।
ठीक है, तो ये बैलेंस चला जाएगा। अच्छा, एंट्री क्या होगी जरा बताइए। ये सारे यहाँ पर, यहाँ लायबिलिटी साइड में तो इनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो बाय आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, आगे देखें, अगर अगली बात करें तो अगली बात है ये जो बैंक लोन है और अदर लायबिलिटीज हैं, ये कहाँ जाने चाहिए बेटा, ये रियलाइजेशन में जानी चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मेनली ये चार बातें हो रही हैं। बाद में क्या किया जाएगा, अब रियलाइजेशन में आपके पास यहां पर एसेट्स पड़े हुए, यहां पर आपके पास लायबिलिटीज है। अब देखिएगा बहुत गौर से, आप इन एसेट्स को बेचोगे तो जो भी सेल प्रोसीड होगी, ये एसेट्स जो हैं इनको बेचोगे तो सेल प्रोसीड यहां आ जाएगी बाय कैश के रूप में, अगर नगद बेचे होंगे, बाय बैंक के रूप में, अगर कंपनी ले गई होगी न्यू कंपनी तो बाय न्यू कंपनी, वो इस तरफ आ जाएंगे बेटा। और ये जो लायबिलिटीज हैं, अगर हमने इनका पेमेंट कर दिया होगा तो कैश से पेमेंट किया होगा तो वो आ जाएगा टू कैश, अगर पेमेंट किया, चेक दिया तो बैंक, और अगर पार्टनर ले गए तो टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा एक बात और ध्यान देना, यहां पर अगर कोई एसेट किसी लायबिलिटी होल्डर को दे दिया जाता है तो फिर उस बात की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हो, यस और नो। और ये जो अगर पार्टनर के साथ हो रही होंगी तो इनकी पार्टनर में एंट्रीज होंगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा हौच पौच अगर लगा हो एक बार में, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो पूरी इतनी क्लास को पहले दोबारा देखिए, फिर देखिए आगे ये चैप्टर किस तरीके से खत्म होगा। एंट्रीज में आपको दिक्कत ही नहीं आनी, 1% दिक्कत नहीं आनी, एक भी बात आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। तो इसको आप एक बार और देखिएगा, ठीक है, वीडियो को फिर से देखिएगा पूरी वीडियो। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, ये माइंड में आपकी इमेज बननी चाहिए कि हमें बैलेंस शीट खाली करनी है और किसका इंपैक्ट कहां जाएगा, एंट्रीज क्या होगी, क्या सिस्टम होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। हर एक छोटी छोटी बात को हम नोट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट इस बात को थोड़ी सी हमारी इमेज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा आइटम कहां पर जाएगा। तो ये बातें अगर आप नोट करना हो तो इसे आप नोट कर सकते हो। ये लीजिए, ये हमने थोड़ा सा आउटलाइन दिया है इस चैप्टर के बारे में, आखिर हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब जरा आ जाते हैं कि सारा काम कैसे करेंगे। तो ये है, इसी बात को जो मैंने समझाया है उसी की मैंने यहाँ पर प्रॉपर नोटिंग कराई है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को मैंने नोट कराया हुआ है, जैसे आपको 1% कोई डाउट नहीं आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर कहीं पर प्रॉब्लम भी आ रही है आपको उस क्वेश्चन में, तो कॉन्सेप्ट पे जाके देखिए, कॉन्सेप्ट पे जरूर से जरूर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन दिया गया होगा। तो जब एक बार कॉन्सेप्ट देखें, दो बार देखें, तीन बार देखेंगे, फिर क्वेश्चन करें, फिर कॉन्सेप्ट देखें, फिर क्वेश्चन करें, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं कि एटलीस्ट आप ये रट रहे हैं, आपको इमेज बनाना है, समझना है। चलिए देखते हैं, हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अ फर्म। किसी फर्म की अगर हमें बुक्स बंद करनी है, डिसोल्यूशन करना है, तो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफर ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। यही बात तो मैंने यहां सिखाई है आपको कि एसेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, कैपिटल को ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में, कैश को ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में। और ध्यान क्या रखना है, एसेट जब बैलेंस शीट से हट रहे हैं तो एसेट क्रेडिट होंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि एसेट ट्रांसफर होंगे सारे, लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी रियलाइजेशन में, और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एसेट अगर बैलेंस शीट से हटना है, बैलेंस शीट बंद करनी तो एसेट को क्रेडिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू एसेट ट्रांसफर करने की। अगली बात क्या होगी, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे तो लायबिलिटीज यहाँ हटनी है अगर तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, तो लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, ये कैपिटल एबीसी ये पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएंगे। और बाद में जब यहाँ से बेचोगे, ये जो एसेट्स रखे इनको बेचोगे तो कैश आएगा, बैंक आएगा या न्यू कंपनी, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश। अब आपको एसेट वर्ड यूज नहीं करने, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज अब दोनों कहां चले गए हैं, रियलाइजेशन में। देखिए इसी पूरे प्रोसेस से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट आगे नोट करा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती तो ये मान के चलिए 80% आपका चैप्टर ओवर हो जाता है, कॉन्सेप्चुअली ये 80% बात आपकी कंप्लीट हो जाती है।
कह रहे ट्रांसफर ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। याद रखने वाली बात जो है कि ये जो ट्रांसफर होंगे ये बुक वैल्यू पे होंगे। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रियलाइजेबल वैल्यू भी दी गई होगी। तो जब पहली बार आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे होगे ना रिस्पेक्टिव अकाउंट, बैलेंस शीट को खाली कर रहे होगे, तो बुक वैल्यू पे जाएंगे। और जब वो रियलाइजेशन में आ जाएंगे ना, फिर उनको जब बेचोगे तब उनकी जो मार्केट में एग्रीड वैल्यू दी गई होगी, जो ट्रांसफर वैल्यू दी गई होगी, उस पे कंसीडर किए जाएंगे। तो जब बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे तो बुक वैल्यू पे आएंगे पहले स्टेप में। कह रहा है किस तरीके से ट्रांसफर करना है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई पीएल अकाउंट है या कोई रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल का बैलेंस, सॉरी कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस। आपने पढ़ा होगा कई बार हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का बैलेंस, अगर पीएल का कोई क्रेडिट बैलेंस है या कोई रिजर्व है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ध्यान रखना। और अगर कोई लॉसेस है यहाँ पर मान लीजिए पीएल का डेबिट बैलेंस होता है, कोई लॉस होते हैं, तो वो लॉसेस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर पीएल क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और अगर डेबिट में है तो किस साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। हमने देख लिया सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कहां ले जाना है, रियलाइजेशन में ले जाना। ठीक है बच्चों, कैश इफ नॉट टेकन बाय द न्यू कंपनी टू कैश अकाउंट, अगर नई कंपनी ने कैश को भी टेक ओवर कर लिया था वो था बेटा तो वो भी रियलाइजेशन में चला जाता, फिर उसे अलग से हम कैश अकाउंट नहीं बनाते। फिर अब बैलेंस शीट आइटम विल बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू इंक्लूडिंग गुडविल। यहाँ पर गुडविल भी एक रियलाइजेबल एसेट है, गुडविल को भी आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, देखिए अगर आपने ग्रुप 1 में आपको अमलगमेशन की बात याद आ रही है, और अमलगमेशन में हम ओल्ड कंपनी की जब अकाउंटिंग करते थे, पुरानी कंपनी की किताबें जब बंद करते थे, तो वहां अगर परचेज मेथड होता था तो बैलेंसिंग को हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व में लेते थे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सीधे आप गुडविल को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये ट्रांसफर करने की जो हमने करा है, पहला स्टेप हमने कहा है कि बैलेंस शीट को खाली करना है। तो इस बात के लिए एंट्री क्या होगी, जब आप एसेट ट्रांसफर करोगे तो एसेट क्रेडिट होंगे, आपको याद रखना है एसेट क्रेडिट होंगे। तो एसेट क्रेडिट होंगे, डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, एक एक करके एसेट के नाम लिख हो गया। देन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, तो सन्ड्री लायबिलिटीज जो भी क्रेडिटर्स हैं, लोन हैं, जो भी हैं, टू रियलाइजेशन। ये पहली एंट्री हमने क्या किया, एसेट्स खाली कर दिए, लायबिलिटीज खाली कर दी, और इनको कहां ट्रांसफर किया हमने, कहां ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा, कैश का बैलेंस होता जो अगर ओपनिंग है तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा कैश अकाउंट में, और कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा किसमें, कैपिटल। ठीक है, उसके लिए एंट्री नहीं करनी है। फिर अगले स्टेप क्या होगा, वो जो एसेट हमारे रियलाइजेशन में आ चुके हैं अब उन्हें हम बेचेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो अगर हम एसेट्स बेच रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, चेक मिला है बेचने से, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एसेट पार्टनर लेके चले गए, ध्यान रखना एसेट्स को कौन लेके चला गया बेटा, पार्टनर्स। कई बार ऐसा होता है पार्टनर कहते हैं ये एसेट तो हम लेके जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। यहाँ एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और जब खाता बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू रियलाइजेशन। ठीक है, और अगर न्यू कंपनी लेके जा रही है तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब ये बात रियलाइजेशन, अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना के भी बेटा दिखाऊंगा, आप डोंट वरी। बट अभी फिलहाल एक रफ वर्किंग में अगर हम देखें तो जब ये रियलाइजेशन से एसेट बेचेंगे तो ये बाय कैश, बैंक और न्यू कंपनी। तो एंट्री अगर देखा जाए तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तभी तो रियलाइजेशन में किस ओर आए हुए हैं, बाय साइड आए हुए हैं। अभी बाद में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, डोंट वरी। मैं फॉर्मेट उसका भी बनाऊंगा तो वो नोट्स आपके हो जाएंगे। तो आप स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टेप 1 से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को समझा उसको आप साइड में वर्किंग के रूप में नोट कर लीजिए। फिर ये आपका पूरा प्रोसेस है, आप कॉन्सेप्ट 1 आपने नोट किया, या कॉन्सेप्ट 1 की स्टेप 1 की एंट्रीज नोट कर लीजिए। अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 2। पहले समझिए स्टेप 2 में हमने क्या कहा था, एसेट्स बेचेंगे, तो ये हमने बेचने की एंट्री करके लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे।
तो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, बट यहाँ एसेट लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू बैंक, अगर हमने चेक दिया, अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर कहता है मैं पे कर दूंगा, इसकी चिंता ना करो, कभी ऐसा हो सकता है ना, पार्टनर कहे एक पर्टिकुलर लायबिलिटी थी, पार्टनर कहता है ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, तो उसके लिए पार्टनर्स को कैपिटल, पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, और अगर लायबिलिटी न्यू कंपनी लेके जा रही है तो न्यू कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आएगी, एक बार में कहीं दिक्कत न जा रही है, कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया होगा क्वेश्चन में उतनी कम प्रॉब्लम आएगी। Liabilities should be settled even if question is silent, except provision for asset। कई बार लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन कुछ कहता नहीं है, एसेट के बारे में तो कहेगा कि एसेट हमने रियलाइज किए इतने रुपए के, बट लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहता है। तो अगर वो लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं भी कह रहा है ना, तब भी लायबिलिटीज का पेमेंट हमें पहले करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड कैन आल्सो बी रियलाइज्ड। कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट में कोई एसेट या कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी नहीं रिकॉर्डेड होती, नहीं दिख रही होती, बट नीचे एडजस्टमेंट में एक बात कही गई होगी कि एक एसेट ये भी है जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है, या एक लायबिलिटी ये भी है जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही। तो ऐसे एसेट्स और ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं शो हो रही होंगी, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी सेटल करना पड़ेगा, उनको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। If any liability settled against any asset, वो मैंने केस बताया था, देखिए सारी बातें मैंने पहले ही बताई हैं आपको। तो अगर then no entry is made, तो अगर आपके ये जो आपका ये फॉर्मेट हमने देखा, ये एसेट है, ये लायबिलिटी, इन्हीं एसेट से कोई लायबिलिटी अगर सेट ऑफ हो रही होगी तो फिर इसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करते। देखिए एसेट हम बेच रहे हैं तो एंट्री आ रही है कैश, बैंक और न्यू कंपनी। लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, बैंक और पार्टनर। बट अगर ये दोनों आपस में सेटल हो जा रहे हैं, ये एसेट से लायबिलिटी आपस में अगर सेटल हो जा रही है, तो इस बात के लिए कोई एंट्री नहीं आएगी, हम इस बात को कंसीडर ही नहीं करेंगे। आप ये समझिए बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने मन से वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। अब होता क्या है बेटा, इस पूरे प्रोसेस में रियलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है, एसेट्स को बेचना, और सारे प्रोसेस में कुछ हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो इन एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सिंपल एंट्री है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कह रहे हैं रियलाइज कंसिडरेशन फॉर न्यू कंपनी, अगर वो नई कंपनी, भाई कैश बैंक तो हमें मिल चुका है, ठीक है, बट अगर वो न्यू कंपनी अगर वो हो रही होगी तो न्यू कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, न्यू कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, न्यू कंपनी को हमने क्या किया था, डेबिट कर दिया था, ड्यू कर दिया था उससे पैसा, वो एक दिन हमें पैसा देगी, किस रूप में दे सकती है, कैश के रूप में दे सकती है, इक्विटी शेयर दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, चेक दे सकती है। तो इस तरीके से हम न्यू कंपनी से जो हमारा रियलाइज जो कंसिडरेशन है वो रियलाइज करेंगे। जो भी इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, अब हमें न्यू कंपनी से मिले हुए, अब वो कैश मिला होगा तब तो कैश अकाउंट में चला जाएगा। ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मिले हुए हैं, अब ये जाएंगे किसको, दिए किसको, डिस्ट्रीब्यूट किसको किए जाएंगे बेटा, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो कह दिया होगा कि इक्विटी और प्रेफरेंस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, देखिए उनका एक्चुअल पीएसआर कुछ अलग हो सकता है, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एक अलग से रेशियो कह दिया होगा कि जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर जो हमें न्यू कंपनी से मिले हुए हैं, उन इक्विटी और प्रेफरेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो मिल गए, बट ये नहीं बताया गया कि इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो फिर इनको हम पीएसआर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी-कभी क्वेश्चन सिंपल सी बात कह देते हैं कि ए पार्टनर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर लेके चला गया, तो उसको दे देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये फिर हम बुक्स अकाउंट्स क्लोज करेंगे, और रियलाइजेशन का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस के रूप में आएगा, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट आएगा तो क्या एंट्री होगी बेटा, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगी, ये जो ट्रांसफर होगा फॉर प्रॉफिट, ये कब होगा, क्रेडिट बैलेंस है, कैसा है, क्रेडिट बैलेंस, रियलाइजेशन में क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स, क्या, ठीक है बच्चों। और अगर लॉस है, तो जब डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन,
समझिएगा कई बार क्या होता है, पार्टनर क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट, उसके पास पैसा बचता ही नहीं, वो इंसॉल्वेंसी के इश्यूज हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था ना शुरुआत में, ये मानते हुए कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंसी से होगा तो बेसिक अकाउंटिंग ही रहने वाली होगी कि इंसॉल्वेंसी के कुछ इश्यूज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नोट, इफ एनी पार्टनर पेड एक्सेस और शॉर्ट इट विल बी ट्रांसफर टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द पीएसआर, ठीक है। तो अगर कुछ एक्सेस चला गया या शॉर्ट, तो बाकी के पार्टनर से एडजस्ट कर देंगे। Point to be noted, bank OD is to be transferred to the realization account, not to the cash account। ये कई बार गलती होती है बच्चों से कि जो बैंक OD का बैलेंस है वो बैंक अकाउंट से वो सेट ऑफ कर देते हैं या कैश अकाउंट से, कैश बैलेंस से सेट ऑफ कर देते हैं। नो, बैंक OD को भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। बाद में जो उसका सेटलमेंट हो रहा होगा वो होगा, बट पहले वो कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। इसमें एक ऑल्टरनेटिव तरीका जो आपके मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि आप रियलाइजेशन में मत ले जाओ, अलग से सेटल कर दो। आप रियलाइजेशन में ना ले जाओ अलग से, बट कई बार ऐसा होगा बेटा हमें रियलाइजेशन में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो नई कंपनी कहती है लोन, आपका लोन कंटिन्यू कर देंगे, तब तो हमें रियलाइजेशन में लेके जाना पड़ेगा। तो ये लोन को हम रियलाइजेशन में लेके जाएं, भाई अगर फर्म को कोई नई कंपनी टेक ओवर कर रही है और वो उस पार्टनर से कहती है कि जो तुम्हारा लोन है ये आगे भी लोन रहेगा, कंपनी के लिए लोन हो जाएगा, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही तब तो रियलाइजेशन में ही लेके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब वो रियलाइजेशन में हम ले जाएं या सीधे सीधे उसका अलग से हम पेमेंट कर दें, दोनों ऑल्टरनेटिव चलेंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, हम करके देखेंगे। और कोई जीएलपी या जीएलपी रिजर्व है तो उसे हम रिजर्व की तरह मानेंगे, जो हमने ट्रीटमेंट रिजर्व का किया हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, वही ट्रीटमेंट यहाँ इसका। फिर एक मुद्दा और आ जाता है, ये अकाउंटिंग है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मुद्दा और आ जाता है, दैट इज अपडेशन एंड रेक्टिफिकेशन। कई बार क्या होता है, पहले रेक्टिफिकेशन समझते हैं, क्या समझते हैं, रेक्टिफिकेशन। मान लीजिए बैलेंस शीट डेट पे बाद में हमें ये पता चलता है कि कुछ एरर है, तो हम उन एरर को रेक्टिफाई करेंगे, उनके जो इम्पैक्ट होंगे उन इम्पैक्ट को हम बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे और बाद में फिर हम डिसोल्यूशन करेंगे। तो कह रहा है whenever given balance sheet has some error then such error should be rectified and its effect should be posted in balance sheet before dissolution, ठीक है। कई बार एक बेटा देख क्या होती है कि जो आपकी बैलेंस शीट दी गई है, मान लीजिए वो दी गई है 31 मार्च 2020 की, ठीक है, लेकिन जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है 1 जुलाई 2020 को। भाई लास्ट बैलेंस शीट ये है, यहां से यहां तक आपने, इससे यहां तक आपने बिजनेस किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडजस्टेड नई बैलेंस शीट एक प्रकार से बनानी पड़ेगी, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा इतने इतने सारे ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट देने के बाद। फिर जो इस डेट पे बैलेंस शीट आएगी उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, एग्जांपल में करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, whenever given balance sheet is of previous date then it should be updated to the dissolution date. For this purpose all the assets and liabilities should be reported at new book value and any difference is called cash और प्रॉफिट whichever। और अगर उस बैलेंस शीट में फिर क्या कोई डिफरेंस अगर आता है तो फिर उसमें हम वो डिफरेंस या तो कैश के रूप में होगा या किस रूप में होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो हमने, किससे रिलेटेड है प्रोसेस, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पूरा प्रोसेस है। आप नोटिंग अगर करना चाहते हैं तो मैं शुरुआत से एक एक चीज को कर दे रहा हूं, आप नोट करिए, यहां से आप नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करिए फिर नोट करिए। यहां तक इसको पॉज करिए फिर नोट करिए। यहाँ हमने एक बात ये समझा कि उसको वैसे तो मैं नोट करा चुका हूँ,
वो बात मैंने आपको समझा दी थी। पूरा आउटलाइन है इस चैप्टर के बारे में। ये बात अगर आपको समझ में आ गई बस चैप्टर खत्म है, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। 1% अभी एक एग्जांपल करेंगे ना तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जांपल के लिए आप ICAI का मॉड्यूल लेके बैठिए, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया होगा। फिर हमें बात करनी है किससे रिलेटेड, एक ये बात आप नोट कर सकते हो, फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। इतने के बाद फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ये स्टेप 1, ये स्टेप 1 यहाँ तक है। स्टेप 1 नोट करिए पॉज करके। फिर ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 नोट करिए। ये स्टेप 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, ये कुछ नोट हैं, इनको ध्यान रखिए। ये अपडेशन और रेक्टिफिकेशन का बात सकते हैं, ये मैंने अपडेशन की बात होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बेसिस पे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका और ठीक है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक क्लास आपकी 40 टू 45 मिनट की हम एक क्लास, बात हुई है बेटा, मैं 1.5 घंटे की क्लास कर दूं या मैं कहूँ कि बीच में ब्रेक है, बात बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 40 टू 45 मिनट की हम एक क्लास रखेंगे। इसके बाद आप ब्रेक लीजिए और अगले पार्ट पे आ जाइए, या आप ये कह लीजिए कि आपकी 1.5 आवर की एक क्लास होगी जिसमें हम 45 मिनट एक पार्ट और 45 मिनट दूसरा पार्ट, जैसा भी चाहे वैसा, लेकिन एक दिन में आपको कम से कम 1.5 घंटे की क्लास करनी है। ऐसा करके आप चलेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ही टाइमली और बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आपने ये इंजॉय किया होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। और कहाँ से करेंगे, ICAI मॉड्यूल से। अगर अभी आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है मॉड्यूल तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट से, ठीक है बच्चों। थैंक यू, होप यू एंजॉय द वीडियो।